नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्रिया, जो टॉपिक अपनों ने कल कंप्लीट किया है उससे संबंधित प्रश्न। तो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की क्लास होगी और इसमें आप जुड़े रहिए अंत तक। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रश्न क्रिया टॉपिक से बन सकते हैं, कौन कौन से बने हैं, कौन कौन से आए हैं, सभी पर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पर आपको क्रिया से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे उपलब्ध हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और क्रिया टॉपिक शुरू करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन या प्रश्नोत्तरी। तो देखिए यहाँ पर अपन जो टॉपिक क्रिया जिसे अपनों ने कल कंप्लीट किया है उससे संबंधित प्रश्न, मैं प्रश्न लिखती जा रही हूं, आप उत्तर कमेंट करेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो सही उत्तर है वो कैसे है और जो गलत है वो क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से अपन प्रश्नों को भी समझते हुए चलेंगे। तो प्रश्न आपके सामने पहला ये है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि निम्न में से नाम धातु क्रिया बनती है। कि निम्न में से नाम धातु क्रिया बनती है। ऑप्शन आपके सामने ये है, संज्ञा से, सर्वनाम से, ऑप्शन तीसरा है विशेषण से, और ऑप्शन ड आपके सामने है देखिए, स है विशेषण से और द ऑप्शन आपके सामने है उपर्युक्त सभी। ये लीजिए, ये प्रश्न है, आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न लिख देती हूं। निम्न में से कौन किसी क्रिया को स्पष्ट व पूर्ण बनाता है। यहां पर आपके सामने विकल्प है, ए संयुक्त क्रिया, दूसरा विकल्प आपके सामने है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा विकल्प आपके सामने है संयुक्त क्रिया, और विकल्प 4 आपके सामने अर्थात विकल्प द आपके सामने है सॉरी, यहां पर संयुक्त 2 बार आ गया, तो यहां पर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया, और इसके बाद द विकल्प आपके सामने है सहायक क्रिया। तो कौन है, निम्न में से कौन किसी क्रिया को स्पष्ट व पूर्ण बनाता है। तो यहां पर आपके सामने विकल्प है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर सहायक क्रिया। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप विचार करके दीजिए कि इनमें से कौन सा सही माना जाएगा। तो इस पर यदि अपन विचार करें तो देखिए, नाम धातु क्रिया, सामान्यतः कोई भी क्रिया है वो धातु से बनती है, और ये अपन अपनी क्लास में देख चुके हैं कि कोई भी क्रिया है वो धातु से बनती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि क्रिया का मूल क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। परंतु कहीं पर कभी कभार है वो क्रिया से धातु न बनकर अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से भी क्रिया बना ली जाती है। तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्रिया बनाई जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना हो गया, अपना से अपनाना हो गया, गर्म से गर्माना हो गया,
ये जो क्रिया शब्द है वो किससे संबंधित कहलाते हैं, कौन सी क्रिया में जाते हैं, नाम धातु क्रिया में जाते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है, विशेषण से भी बनता है। तो इसलिए हमारा विकल्प सही कौन सा हो जाएगा, द, यानी सभी के सभी से नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। उसके बाद है अपन दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन किसी को स्पष्ट निम्न में से कौन किसी क्रिया को निम्न में से कौन किसी क्रिया को स्पष्ट व पूर्ण बनाता है। तो कोई भी एक क्रिया है उसको स्पष्ट व पूर्ण करने के लिए सहायक क्रिया लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है, राम घर जाता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, जाना है, और जानना को पूर्ण कौन कर रहा है कर रहा है। अर्थात एक तो ये तो मुख्य क्रिया होगी, ये सहायक क्रिया होगी। अर्थात इस वाक्य को या इस क्रिया को पूरा किसने बनाया, सहायक क्रिया ने बनाया। तो प्रत्येक वाक्य में है वो एक तो मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है, सामान्यतः कुछ वाक्यों को छोड़कर। और जहां पर सहायक क्रिया नहीं होती है तो वहां पर क्या मान लिया जाता है, वहां पर जो सहायक क्रिया के रूप में है आदि जो आते हैं, था थे थी आते हैं, उनको ही अपन क्या मान लेते हैं, मुख्य क्रिया मान लेते हैं। तो निम्न में से कौन किसी क्रिया को स्पष्ट व पूर्ण बनाता है, इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको देखने को मिले तो इस प्रकार के प्रश्न में उत्तर कौन सा होगा, द, यानी किसी क्रिया को उसकी सहायक क्रिया उसे पूर्ण बनाती है, उसे स्पष्ट बनाती है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले वाक्य की तरफ। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यूं कहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। आपको चयन करना होगा कि कौन सा वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का है। इसमें आपके सामने एक वाक्य है कि राजू सदा रोता रहता है, ये वाक्य है। दूसरा वाक्य आपके सामने है, कैलाश छत से गिर गया। अगला वाक्य है, हरीश बाजार से फल लाया। और अगला वाक्य है, मोहन बस पर चढ़ गया। ये प्रश्न आपके सामने, आपको किसका चयन करना है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो सकर्मक क्रिया का वाक्य इनमें से कौन सा है। आप ध्यान से एक बार और प्रश्न को पढ़िए, सभी वाक्यों को पढ़िए और फिर आराम से जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अब देखिए यहां पर सकर्मक क्रिया का वाक्य पूछा गया है। एक चीज को याद रखिए, क्या को, राजू सदा क्या रोता रहता है, कोई उत्तर नहीं। इसका मतलब ये हमारा विकल्प नहीं है, क्योंकि जहां पर क्या का उत्तर नहीं आ रहा वहां पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक होगी। कैलाश छत से क्या गिर गया, क्या का कोई उत्तर नहीं है, यहां पर ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अकर्मक में जाएगा। तो यहां पर ये भी
अकर्मक का वाक्य है, ये भी अकर्मक का वाक्य है। उसके बाद हरीश बाजार से क्या लाया? फल लाया। तो फल लाया तो इसलिए यहां पर कर्म आ रहा है, और कर्म आने के कारण यहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। मोहन बस पर चढ़ गया, तो मोहन बस पर क्या चढ़ गया? क्या चढ़ गया का कोई उत्तर नहीं है, तो इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया का वाक्य है और ये भी हमारा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर स विकल्प है वो सही माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न यूं कहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है? ये है। इसमें आपके सामने विकल्प है। पहला विकल्प तो है बच्चे फिल्म देख रहे हैं। उसके बाद अगला वाक्य है रजत दूध पी रहा है। अगला वाक्य है मोर नाचता है। और अगला वाक्य है मनीषा ने कार खरीदी। ये लो, ध्यान से पढ़िए इन वाक्यों को और उसके बाद सही विकल्प को कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है? बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मोर नाचता है, मनीषा ने कार खरीदी। हाँ, अब देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है, यानी यहां पर अपने को अकर्मक क्रिया का वाक्य ढूंढना है। 3 सकर्मक के मिलेंगे। वही क्या ले आइए, बच्चे क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। क्या का उत्तर आ रहा है, यानी ये तो सकर्मक का है, ये हमारा विकल्प नहीं है। रजत क्या पी रहा है? तो रजत दूध पी रहा है, यानी उत्तर आ रहा है, तो ये भी सकर्मक का है, हमारा विकल्प नहीं है। मोर क्या नाचता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो इसलिए यहां पर ये अकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा और इसलिए हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद अपन ये भी देख लेते हैं, मनीषा ने क्या खरीदी? कार खरीदी। तो उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए ये भी वाक्य है वो किसका जाएगा? ये भी सकर्मक क्रिया का वाक्य जाएगा। तो ये तीनों तो सकर्मक क्रिया के होने के कारण हमारा उत्तर नहीं है। मोर नाचता है सही विकल्प मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां पर खुद का चयन कर सकते हैं आप कि आपको क्रिया कितनी आती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कपड़े सिए जाते हैं। वाक्य में क्रिया का चयन कीजिए। वाक्य में क्रिया का चयन कीजिए। ठीक है, तो कपड़े सिए जाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तीसरा विकल्प आपके सामने है सकर्मक, अकर्मक।
उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, द है पूर्वकालिक क्रिया। विकल्प का चयन कीजिए। एक प्रश्न और लिख देती हूं जितने आप इसको समझते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपमानित होना वाक्य में मेल है। किस किस चीज का मेल है? कारक प्लस क्रिया का है, या संज्ञा प्लस क्रिया का है, या विशेषण प्लस क्रिया का है, या इनमें से कोई नहीं। ये लो, दो प्रश्न आपके सामने हैं। चयन कीजिए कि दोनों में कौन सा उत्तर सही माना जाएगा, और फिर अपन ना जो भी सही विकल्प है दोनों प्रश्नों का, 5 नंबर का और 6 नंबर का विकल्प लिखिए। तो पहला प्रश्न तो है, कपड़े सिए जाते हैं। कपड़े सिए जाते हैं में आपको क्या बताना है? क्रिया बतानी है। और अपमानित होना में किस किस चीज का मेल हुआ है वो चीज आपको देखना है। अगला, हाँ, अब देखते हैं कपड़े सिए जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देती हूं, प्रश्न बनाए अपन क्या से, तो अपन प्रश्न बनाएंगे कि क्या सिए जाते हैं। आपका उत्तर क्या है? कपड़े। यानी यहां पर कर्म क्या है? कपड़े हैं। कर्ता इसमें आया नहीं है। आप यूं नहीं, आप प्रश्न करेंगे तो क्या सिए जाते हैं यही करेंगे, और उत्तर क्या मिलेगा? कपड़े सिए जाते हैं। तो इसलिए ये कर्म हो जाएगा, और ये कर्म होने के कारण यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म आया है इसलिए। उसके बाद अपन अपमानित होना की बात करें तो अपमान और सम्मान सामान्यतः विशेषता में आता है, और इसलिए यहां पर कौन सा माना जाएगा? विशेषण प्लस क्रिया। होना हो गया क्रिया का, और अपमानित हो गया, अपमानित करना, किसी को अपमानित करना विशेषण माना जाता है। तो यहाँ पर विशेषण प्लस क्रिया का मेल हो रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस क्रम में संरचना के आधार पर क्रिया का भेद नहीं है। विकल्प आपके सामने है, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा आपके सामने विकल्प है सकर्मक क्रिया। तीसरा विकल्प आपके सामने है नाम धातु क्रिया। और अंतिम विकल्प आपके सामने है संयुक्त क्रिया। ये प्रश्न है आपके सामने। एक प्रश्न और लिख देती हूं, इतने तक आप इसका चयन कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से
अकर्मक क्रिया है। विकल्प है आपके सामने पढ़ना, लिखना, देखना, हंसना। विकल्प का चयन कीजिए कि निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सी है और संरचना के आधार पर क्रिया का भेद कौन सा है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, सरल और बहुत ही रुचिकर प्रश्न है। आप यदि इन प्रश्नों का जवाब देते हैं तो शायद आपको क्रिया है वो अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद हाँ, जल्दी से विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहां पर यदि अपन बात करें कि किस क्रम में संरचना के आधार पर, अपनों ने रचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया पढ़े थे, क्रिया के भेद पढ़े थे, वहां पर अपनों ने मुख्य 5 पढ़े थे, वैसे 8 भेद पढ़े थे। अब संरचना का मतलब वो रचना के आधार पर ही है, तो उनमें पूर्वकालिक भी था, नाम धातु भी था, संयुक्त भी था। सकर्मक क्रिया जो भेद माना जाता है वो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद माना जाता है, इसलिए अपना सही विकल्प ब हो जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें कि निम्न में से अकर्मक क्रिया है, तो देखिए क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, क्या लिखा, लेख लिखा, निबंध लिखा, क्या देखा, सुंदर दृश्य देखा, क्या हंसा, तो यहां पर कोई उत्तर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो विकल्प है वो ये मान लिया जाएगा, ये हमारे विकल्प नहीं है। तो यहां पर इस प्रश्न में द विकल्प है वो सही उत्तर है, मान लिया जाएगा। उसके बाद अपन ने जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है निम्न में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ठूंठ खड़ा है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, हम सिनेमा देख रहे हैं। अगला विकल्प है, रजनी ने गीत गाया। अगला विकल्प है, मोहन पानी पी रहा है। तो ये वाक्य है आपके सामने कि ठूंठ खड़ा है, हम सिनेमा देख रहे हैं, रजनी ने गीत गाया, मोहन पानी पी रहा है। अब इनमें से आप बताइए कि कौन सा विकल्प है वो सही उत्तर माना जाएगा। तो आपके सामने प्रश्न है और प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से अकर्मक क्रिया का वाक्य, हाँ चयन कीजिए। आप चयन कीजिए। इतने में मैं एक प्रश्न और लिख देती हूं यहां पर। प्रश्न है, निम्न में से अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। विकल्प आपके सामने है,
मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना, और उसके बाद द विकल्प है, द विकल्प आपके सामने है दहाड़ना, दहाड़ना, ये विकल्प है आपके सामने। तो इन विकल्पों में चयन कीजिए। 2 प्रश्न है आपके सामने, उनमें से किसी एक विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 प्रश्नों में से देखिए, यहां पर पूछा गया है अकर्मक क्रिया का वाक्य। तो अकर्मक क्रिया का वाक्य ठूंठ खड़ा है। तो यहां पर जो उत्तर है, अगर अपन क्या खड़ा है का लें तो देखिए ठूंठ, ठूंठ तो यहां पर कर्ता हो गया, कर्ता हो गया तो कर्म नहीं है। तो इसलिए यहां पर सही विकल्प है वो 1 नंबर मान लिया जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? सिनेमा देख रहे हैं। रजनी ने क्या गाया? गीत गाया। मोहन क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। यानी सब में उत्तर आने के कारण ये तो हमारे विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो सभी किस प्रकार के वाक्य माने जाएंगे? सकर्मक क्रिया के वाक्य माने जाएंगे, और यहां पर 1 नंबर विकल्प सही मान लिया जाएगा। अब देखिए कि अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। कहां पर अनुकरणात्मक क्रिया? सामान्यतः किसी के अनुकरण द्वारा किसी क्रिया का निर्माण कर लिया जाता है कि मतलब जैसे किसी की आवाज के आधार पर, ऊंट है वो आवाज करता है, उसको बलबलाना कह देते हैं। भैंस की आवाज को चुकराना कह देते हैं। तो इस प्रकार से यदि कहीं पर इस प्रकार का वाक्य आ जाए कि जहां पर किसी आवाज के अनुकरण के आधार पर शब्द बना लिया गया है, तो वहां पर वो कौन सी क्रियाएं मानी जाएगी? अनुकरणात्मक क्रियाएं मानी जाएगी। तो मिमियाना, बकरी मिमियाती है, घोड़े हिनहिनाते हैं, शेर दहाड़ता है, यानी सबकी सब आवाजों के आधार पर है। परंतु झुठलाना, हमारी बात को कोई झूठा साबित करे उसे झुठलाना कहते हैं। तो इसलिए ये तो हमारे विकल्प नहीं होंगे। झुठलाना इसका सही विकल्प मान लिया जाएगा, और इस आधार पर यही सही उत्तर है वो मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले वाक्य की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, अगला प्रश्न है, नौकर चिट्ठी लाया। वाक्य में कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आपके सामने विकल्प है सकर्मक क्रिया, दूसरा विकल्प है अकर्मक क्रिया, तीसरा विकल्प है संयुक्त क्रिया, और चौथा विकल्प है पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रश्न का चयन कीजिए। इतने एक प्रश्न और लिखते हैं। निम्न में से सहायक क्रिया मानी जाएगी। विकल्प आपके सामने है। पढ़ना, लिखना,
पढ़ना लिखना है, चलना। सहायक क्रिया कौन सी मानी जाएगी? दो प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर विकल्प लिखिएगा, विकल्प का चयन कीजिएगा। दोनों प्रश्नों को देखकर ध्यान से। हाँ, तो देखिए यहां पर नौकर क्या लाया? चिट्ठी लाया। सीधी सी बात है, सकर्मक क्रिया मान ली जाएगी। निम्न में से सहायक क्रिया कौन सी मानी जाती है? सीधी सी बात है, अपन कोई भी वाक्य लिखते हैं, जैसे अगर यहां पर भी देखें नौकर चिट्ठी लाया है, तो यहां पर लाना मुख्य क्रिया हो जाएगी और है सहायक क्रिया हो जाएगी। यानी ये सामान्यतः किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? सहायता करने के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इसको सहायक क्रिया मान लिया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा मान लिया जाएगा? आपका स विकल्प और यहाँ पर ए विकल्प। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से ग्रेड की एग्जाम में आए हुए, एसआई एग्जाम 18 में आए हुए, यूपी एग्जाम में आए हुए, सारे के सारे लगभग प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगले की यदि बात करें, अगला प्रश्न देखें, तो निम्न में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो यहां पर एक पहला विकल्प है, नौकर बीमार है। दूसरा है, बालक सोता है। तीसरा विकल्प है, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। और उसके बाद अगला वाक्य है, साधु चोर निकला। 4 वाक्य है। पूरी की पूरी अकर्मक और सकर्मक क्रिया को याद कीजिए, उनके भेदों को याद कीजिए और उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो सकर्मक क्रिया के हैं। अब सकर्मक क्रिया का पूछा गया है तो इसका मतलब है कि 3 तो अकर्मक के माने जाएंगे, 3 अकर्मक के माने जाएंगे और उसके बाद एकमात्र विकल्प ऐसा होगा जो सकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और उसके बाद विकल्प का चयन कीजिए। हाँ, तो सकर्मक क्रिया का वाक्य पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए नौकर कैसा है ये विशेषता है, तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं है, कर्म नहीं है। बालक क्या सोता है हमारा विकल्प नहीं है, क्योंकि क्या सोता है का कोई भी जवाब यहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें क्या बतलाता हूं, उपाय। इसका मतलब यहां पर उत्तर आने की संभावना है, इसलिए यहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, सकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। साधु कैसा निकला, तब तो चोर निकला, परंतु साधु क्या निकला का उत्तर नहीं होने के कारण ये भी हमारा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही मान लिया जाएगा और
इसकी जो तीसरा विकल्प जो है मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बाकी तीनों की तीनों किस में जाएंगे, अकर्मक क्रिया में जाएंगे। उसके बाद यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप यूं मान सकते हो नया प्रश्न आपके सामने आ रहा है क्रिया से संबंधित। निम्न में से द्विकर्मक वाक्य में स्थिति बनती है। बिल्कुल नया प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम कर्म प्राणीवाचक, जबकि द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। अगला विकल्प है आपके सामने, प्रथम कर्म अप्राणीवाचक, जबकि द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होगा। तीसरा विकल्प है, दोनों कर्म अप्राणीवाचक होंगे। और अंतिम जो चौथा विकल्प है वो है दोनों कर्म प्राणीवाचक होंगे। नया प्रश्न, बिल्कुल हटकर प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से चयन कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए सोच समझकर। और ये प्रश्न कम से कम यदि आपने पूरी क्रिया अच्छे से पढ़ी है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। सामान्यतः थोड़े से समझने वाली, थोड़ी सी विचार करने वाली बात है। बिल्कुल ये प्रश्न आपका सही होगा। हाँ देखिए, किसकी बात हो रही है, द्विकर्मक की बात हो रही है, जहां पर दो कर्म आए। याद कीजिए उस क्लास को, जिस क्रिया में दो कर्म आएंगे उनमें एक सजीव होगा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, प्राणीवाचक कह सकते हैं, और एक क्या होगा, निर्जीव होगा। एक होगा निर्जीव, जिसे अपन क्या कहते हैं, अप्राणीवाचक कहते हैं। ठीक है। सजीव कर्म कौन सा होता है, सजीव कर्म गौण कर्म होता है, गौण कर्म होता है। और निर्जीव कर्म कौन सा होता है, मुख्य कर्म होता है। ये चीज अपन देख चुके हैं। और सामान्यतः सदैव बाद में तो मुख्य कर्म आता है और पहले गौण कर्म आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक वाक्य लिखूं कि राम ने पिताजी को पत्र लिखा। तो राम ने पिताजी को क्या लिखा, पत्र लिखा। क्या का उत्तर है, वो कौन सा कर्म होता है, मुख्य कर्म होता है। अब आप स्वयं देख लीजिए कि ये जो पत्र है वो सजीव है या निर्जीव है, निर्जीव है। और पिताजी को लिखा, और पिताजी कौन से हैं, सजीव कर्म है।
तो पिताजी पहले आया है और सजीव कर्म कौन सा होता है? गौण कर्म। तो गौण कर्म तो पहले आ रहा है और मुख्य कर्म बाद में आ रहा है। तो इसलिए यहां पर कौन सी स्थिति होगी कि गौण कर्म यानी प्राणीवाचक यानी सजीव तो पहले आएगा। तो प्रथम कर्म तो कौन सा आएगा? प्राणीवाचक। द्वितीय कर्म कौन सा आएगा? अप्राणीवाचक। और अपना पहला विकल्प ही यहाँ पर सही उत्तर मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा, बहुत ही नया और सुंदर प्रश्न है, पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे वाक्य में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का वाक्य है? ये प्रश्न है आपके सामने और इसमें विकल्प कौन से हैं? विकल्प ये है कि मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। दूसरा विकल्प आपके सामने है, माली पेड़ों को पानी देता है। तीसरा विकल्प आपके सामने है, बच्चा बहुत रोया। और अंतिम विकल्प है, वीणा सामान लाती है। चयन कीजिए कौन सा सही विकल्प यहां पर माना जाएगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, 2 बार पढ़िए और उसके बाद इसमें विकल्प का चयन कीजिए कि इसमें से अकर्मक क्रिया का कौन सा वाक्य है। यहां पर पूछा क्या गया है? अकर्मक क्रिया का वाक्य पूछा जा रहा है। तो अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा रहेगा, ये आपको इसमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिए, मोहन ने सोहन को क्या दी? पुस्तक दी। क्या का उत्तर आ रहा है? यानी ये सहकर्मक क्रिया, ये हमारा विकल्प नहीं है। माली पेड़ों को पानी देता है। माली पेड़ों को क्या देता है? पानी देता है, यानी सहकर्मक क्रिया का वाक्य, ये भी हमारा विकल्प नहीं है। बच्चा बहुत रोया। बच्चा क्या रोया? कोई जवाब नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया का वाक्य मान लिया जाएगा। और उसके बाद वीणा क्या लाती है? सामान लाती है, तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी सहकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। तो तीनों सहकर्मक क्रिया में जाएंगे, ये एकमात्र विकल्प है जो अकर्मक में जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक और भी अच्छा प्रश्न बताने जा रही हूं। देखिए, यहां पर प्रश्न तो यही और विकल्प बदल देंगे। देखिए, राजस्थान जो पीएसआई की एग्जाम है 2018 की, उसमें प्रश्न यही था कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का वाक्य है, परंतु विकल्प कौन कौन से थे वो देखिए आप। विकल्प इसमें था कि मजदूर चाय पी रहा है। दूसरा विकल्प था, बच्चा देर से रो रहा है।
तीसरा विकल्प था अम्मा खाना बना रही है, और अंतिम विकल्प था रमेश पुस्तक पढ़ता है। विकल्प ध्यान से देखिए, फिर चुनाव कीजिए कि इसमें कौन सा विकल्प है वो सही माना जाएगा। तो यहां पर जो भी विकल्प है उनमें से चयन कीजिए। हाँ, तो मजदूर चाय पी रहे। अगर अपन इसमें देखें तो मजदूर क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। उत्तर मिल रहा है, यानी ये हमारा विकल्प नहीं है। और यदि बाद में आगे बात करें तो बच्चा देर से क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं है। और सामान्यतः यहां पर आपको मैं बता देती हूं कि रोना जो क्रिया है वो सदैव अकर्मक में जाती है। रोना, हंसना, उड़ना, यात्रा करना, ये चारों आपको क्लास में बताई भी गई है बहुत अच्छे से। और यदि किसी ने क्लास पूरी नहीं देखी है तो वो फिर से जाए और फिर से क्लास को बहुत अच्छे से देख ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, तो इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अम्मा क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो इसलिए सकर्मक में चला जाएगा, ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। आगे देखें तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी सकर्मक क्रिया का वाक्य होने के कारण हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर माना गया वो ब विकल्प सही उत्तर माना गया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद राजस्थान पीएसआई 18 में ही आया हुआ एक और प्रश्न अपन देख रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला जो अगला वाक्य है या अगला प्रश्न है, वो प्रश्न ये है, इसमें यूं पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है। विकल्प कौन से थे? विकल्प ये, मजदूर बहुत देर से पेड़ के, और ये भी राजस्थान पीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, पेड़ के नीचे बैठा है। अगला विकल्प था किसान हल से खेत जोत रहा है। अगला वाक्य था मोहन ने बाजार से फल खरीदे। अगला वाक्य है तीनों छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। ध्यान से वाक्यों को पढ़िए, सोच समझकर जवाब दीजिए, क्योंकि आया हुआ प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न इसको अपन मान सकते हैं। हाँ, तो मजदूर बहुत देर से पेड़ के नीचे बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन ने बाजार से फल खरीदे, तीनों छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं।
हाँ, तो उसके बाद देखिए, मजदूर बहुत देर से पेड़ के नीचे क्या बैठा है, क्या बैठा है, कहीं पर कोई जवाब मिल रहा है? इसका मतलब यहां पर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। किसान हल से क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है, तो ये कौन सी है? सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मोहन ने बाजार से क्या खरीदे? फल खरीदे, यानी सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तीनों छात्र पुस्तकालय में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, यानी सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तीनों सकर्मक क्रिया के ये वाक्य है, परंतु ये सकर्मक का नहीं है। आप प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का नहीं है? शब्दावली को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने शब्दावली पर ध्यान नहीं दिया तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। देखिए, प्रश्न तो उसी प्रकार से पीछे जो पूछा गया था अकर्मक क्रिया का, और यहाँ पर भी इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष से तो अकर्मक क्रिया का ही वाक्य पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अकर्मक क्रिया का वाक्य है। इस ऐसे बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो कि निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया का नहीं है, तो सकर्मक क्रिया का नहीं है वो भी अकर्मक है, और अकर्मक है वो भी अकर्मक है, यानी बात एक ही है। और यहाँ पर जो विकल्प सही माना जाएगा वो 1 नंबर विकल्प है, वो सही मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि आपको ये सारे प्रश्न आ जाते हैं तो क्रिया आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, और आपके किसी भी प्रश्न के गलत होने की कभी भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर सभी पक्षों से उठाकर और लगभग जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे ले लिए गए हैं। प्रश्न ये है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का गलत प्रयोग हुआ है? वाक्य आपके सामने ये है, अब आप जाओ। उसके बाद दूसरा वाक्य है ये पंक्तियां सूरदास पाठ से ली गई है। अगला वाक्य है आप आम खा के देखिए। और अंतिम यानी चौथा विकल्प आपके सामने है, हम रात में भोजन करते हैं। ये लो, प्रश्न आपके सामने है, 4 विकल्प आपके सामने है। अच्छे से ध्यान से पढ़कर और आप प्रश्न का चयन कीजिए, विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान से पहले तो पढ़िए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आप उससे संबंधित विचार कीजिए। किस वाक्य में, कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकल्प सही माना जाएगा। देखिए, क्रिया का गलत प्रयोग पूछा गया है। अब आप जाओ, सामान्यतः ये ही कहा जा सकता है और कोई रूप भी नहीं हो सकता। तो ये तो सही वाक्य है, गलत प्रयोग नहीं है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। ये पंक्तियां सूरदास पाठ से ली गई है और कोई तरीका नहीं है, ये भी सही है, इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं है। आप इसको वाक्य शुद्धि में भी पढ़ सकते हैं कि ये दोनों वाक्य शुद्ध हैं।
आप आम खाके देखिए। अब यहां पर खाके की जगह अगर खाकर लिखा जाए तो यह वाक्य शुद्ध माना जाएगा, यानी गलत प्रयोग कहां पर है, इसमें है। और हमारे जो प्रश्न का विकल्प है वो भी यही माना जाएगा। हम रात में भोजन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। तो इसलिए यहां पर जो सही उत्तर माना जाएगा वो सही विकल्प माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन कर्म का बोध या निम्न में से किसके द्वारा, यूं लिखते हैं अपन, निम्न में से किसके द्वारा कर्म का बोध नहीं कराया जाता। आपके सामने विकल्प है सकर्मक क्रिया, दूसरा विकल्प है अकर्मक क्रिया और तीसरा विकल्प है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा विकल्प है पूर्वकालिक क्रिया। चयन कीजिए। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इतने तक अपन दूसरा वाक्य देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये आपका प्रश्न है। विकल्प इसमें ये है कि निशा पानी पीकर दौड़ती चली गई। एक वाक्य तो ये है। दूसरा, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। तीसरा विकल्प, चोर भाग गया। और उसके बाद जो अंतिम विकल्प है वो है राम बैठा है। ये दोनों प्रश्न है। ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और फिर इनका जवाब भी आप कमेंट करके बताइए कि दोनों में कौन कौन से विकल्प है वो सही माने जाएंगे। ध्यान से पढ़कर इनके उत्तर का भी चयन कीजिए। हाँ, अगला, इसमें आप ध्यान से समझकर और जवाब दीजिए। देखिए, निम्न में से किसके द्वारा कर्म का बोध नहीं करवाया जाता? तो जाहिर सी बात है, जो अकर्मक क्रिया होती है वो ही एक क्रिया होती है जो कर्म का बोध नहीं करवाती। तो ये तो सीधा सा प्रश्न था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प मान लिया जाएगा वो अपना ब विकल्प सही मान लिया जाएगा। उसके बाद यदि अपन दूसरे प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? देखिए, पहले घटित, नाम से ही स्पष्ट है, पहले घटित होने वाली क्रिया। ठीक है, पहले घटित होने वाली क्रिया, और वो भी शर्त यह है
कि पहले घटित होकर पूर्ण हो जाए उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तो वहां पर ये जो पहले घटित होने वाली क्रिया है ना, वो कौन सी क्रिया मान ली जाती है? पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाती है। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो निशा पानी पीकर दौड़ती चली गई। अगर इस वाक्य में अपन देखें तो निशा ने सबसे पहले पानी पिया, ठीक है, उसने पानी पिया और पानी की पीने के बाद वह दौड़ती चली गई। तो यहाँ पर पहले वाली क्रिया पानी पीना है, उसके बाद दौड़कर चले जाना है, और ये पूरी होने के बाद ये हो रही है। और एक बात और, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है कर प्रत्यय। यदि किसी क्रिया के साथ कर प्रत्यय हो तो सीधी की सीधी पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है, और यहाँ पर पीना में कर प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा सही विकल्प ये मान लिया जाएगा। और देख लेते हैं अपन इन वाक्यों को। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। अब दिनेश क्या करता है? लड़कियों को पढ़ाने का काम करता है। मात्र एक क्रिया है, और मान ले अपन की दो क्रिया है, पढ़ाना और होना, तो भी ये दोनों एक ही क्रिया को पूर्ण करती है। कैसे? ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। जो प्रश्न अपनों ने पहले देखा था कि सहायक के रूप में है, सहायक के रूप में आई है, और ये मुख्य क्रिया है, और दोनों मिलकर एक ही क्रिया का पूर्ण भाव कर रही है, एक ही क्रिया को पूरा कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मान ली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी पूर्वकालिक क्रिया नहीं हो सकती। चोर भाग गया, उसने भागने और जाने का काम किया, तो इसलिए दो क्रियाएं हैं, तो दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, एक ही क्रिया का पूर्ण भाव प्रदर्शित कर लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। राम बैठा है, ये भी संयुक्त क्रिया मान ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये तीनों विकल्प हमारे इस प्रश्न के नहीं है। प्रश्न का विकल्प कौन सा हो जाएगा? अ विकल्प हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न को यदि अपन देखें तो देखिए, अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से प्रेरणार्थक, या अपन यूं लिखें कि निम्न में से किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यहां पर विकल्प है, पहला विकल्प यह है कि युवक टहल रहा है, ये वाक्य है। दूसरा जो वाक्य है वो ये है, रमजान रोजे रखता है। तीसरा विकल्प है, राधा ने सीता से पत्र लिखवाया। और उसके बाद अंतिम चौथा विकल्प है, राम ने अमरूद खरीदे। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और फिर उसका जवाब दीजिए कि यहां पर है वो कौन सा उत्तर सही माना जाएगा। तो यहां पर यदि अपन देखें कि निम्न में से किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? अगर अपन प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखें तो सामान्यतः किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाया जाता है, वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाती है?
प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है, तो अब परिभाषा आपको पता चल चुकी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा उत्तर है वो यहाँ पर सही विकल्प माना जाएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया पूछी जा चुकी है। प्रेरणार्थक क्रिया में यदि अपन बात करें तो यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? युवक क्या कर रहा है? टहल रहा है। स्वयं टहल रहा है या किसी और को टहलने के लिए बोल रहा है, प्रेरित कर रहा है? स्वयं टहल रहा है। तो स्वयं टहल रहा है तो इसलिए यहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? यहां पर ये सामान्य वाक्य माना जाएगा। ये मान सकते हैं कि ये हमारा विकल्प नहीं है। उसके बाद यदि अपन दूसरे की बात करें तो रमजान रोजे रखता है। रमजान क्या रखता है? रोजे रखता है। स्वयं रखता है या किसी से रखवा रहा है? तो स्वयं रख रहा है। तो मैंने यूं कहा था कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए वहां पर, तो इसलिए ये भी हमारा विकल्प नहीं है। राधा ने सीता से पत्र लिखवाया। अब ये जो वाक्य है वो माना जा सकता है प्रेरणार्थक क्रिया का, क्योंकि इसमें राधा ने स्वयं पत्र न लिखकर किससे लिखवाया? सीता से लिखवाया। तो सीता से लिखवाने के कारण, कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न किए जाने के कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? प्रेरणार्थक। राम ने अमरूद खरीदे तो स्वयं ने खरीदे, इसलिए कौन सी क्रिया मानी जाएगी? ये सामान्य क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले वाक्य की तरफ। अब अगला वाक्य क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, वो चीज देखते हैं। अभी अपने प्रश्न है वो पूरे नहीं हुए हैं, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बचते हैं। देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यदि आगे वाले प्रश्न में देखें तो प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा वाक्य द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है? कौन सा वाक्य द्विकर्मक क्रिया का है? दो कर्म किस में आए हैं ये बताना है। एक विकल्प है माधव ने रघु को पुस्तक दी। माधव ने रघु को पुस्तक दी। उसके बाद दूसरा विकल्प है वह दिन रात मेहनत करता है। तीसरा विकल्प है उसने एक रुचिकर कहानी पढ़ी और उसके बाद सीता पत्र लिखती है। समझिए, विचार कीजिए और उसके बाद जो भी सही विकल्प है उसका चुनाव करके बताइए। ध्यान से पढ़कर, ध्यान से समझकर आप वाक्य के उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा उत्तर है वो यहां पर हो सकता है। देखिए, यहां पर यदि अपन बात करें कि कौन सा वाक्य द्विकर्मक का है, द्विकर्मक शाब्दिक अर्थ दो कर्म, कि कौन से वाक्य में दो कर्म आए हैं। अब दो कर्म है वो किसकी पहचान होती है? मुख्य कर्म जो होता है वो तो क्या का उत्तर होता है,
और जो गौण कर्म होता है वो किसे या किसको का उत्तर होता है। तो अपने को क्या रखना है, क्या ध्यान में रखना है, सीधी सी बात कि एक तो क्या का उत्तर है, किसे या किसको का, दोनों का उत्तर जहां पर मिल रहा हो वहां पर दो कर्म होंगे, सीधी की सीधी बात। तो माधव ने रघु को क्या दी, पुस्तक दी, क्या का उत्तर आ रहा है, एक तो मिल गया। माधव ने पुस्तक किसे दी या किसको दी, तो रघु को दी, यानी इसमें दोनों के उत्तर आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों कर्म इसमें है। ठीक है, क्लियर है। यानी इस विकल्प में, इस प्रश्न के अनुसार अपना ये विकल्प सही मान लिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि वह दिन रात क्या करता है, मेहनत करता है, परंतु किसे करता है, किसको करता है, कोई उत्तर नहीं है, तो यहां पर एक ही कर्म है। उसने एक रुचिकर क्या पढ़ी, कहानी पढ़ी, परंतु किसे पढ़ी, किसको पढ़ी, कोई उत्तर नहीं है, तो इसलिए यहां पर एक कर्म। सीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है, किसे लिखती है, किसको लिखती है, कोई भी उत्तर नहीं है, यानी तीनों में एक एक कर्म आने के कारण यहाँ पर तीनों वाक्यों में एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी और इसमें द्विकर्मक माने जाने के कारण ये अपना सही विकल्प मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आगे वाला कौन सा आ रहा है, निम्न में से कौन क्रिया का विकारक है। विकल्प आपके सामने है, लिंग, वचन, काल, सभी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, इस पर विचार कीजिए, तब तक अपन एक और देख लेते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। विकल्प, हंसाना, जगाना, बोलना, लिखवाना। चयन कीजिए, ध्यान से पढ़िए, दोनों प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए और जवाब दीजिए कौन सा सही माना जाएगा। हाँ, कौन सा उत्तर सही माना जाएगा। तो देखिए, विकारक, देखिए अपन जानते हैं कि क्रिया विकारी शब्द है। विकारी किसे कहते हैं, जिन शब्दों में विकार आता हो या परिवर्तन आता हो, विकार या परिवर्तन आता हो। तो विकारक यानी इनमें परिवर्तन आता किस वजह से है, किस वजह से, कौन ऐसे हैं जो क्रिया को विकारी बना देते हैं, किसके आधार पर क्रिया विकारी बन जाती है अर्थात बदल जाती है। तो लिंग के आधार पर भी बनती है, जाता का जाति हो जाती है, वचन के आधार पर जाता का जाते हो जाता है, काल के आधार पर जा चुका, जाएगा और जा रहा है, तीनों आधार पर बदल रही है। इसका मतलब विकल्प कौन सा सही मान लिया जाएगा, चौथा विकल्प सही मान लिया जाएगा और द विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यदि देखें तो निम्न में से
प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्रिया को समझिए। सामान्यतः थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है, तो किसी अन्य से जहां पर कार्य करवाता है तो वहां पर वह क्रिया कौन सी मान ली जाती है? प्रेरणार्थक मान ली जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। यदि आपने क्रिया से संबंधित अपनी क्लास देखी है तो उसमें आपने अच्छे से समझा भी होगा। दो रूप होते हैं, प्रथम और द्वितीय। जो प्रथम होती है उसमें तो आना प्रत्यय लगता है और जो द्वितीय होती है उसमें वाना प्रत्यय लगता है, और दोनों ही प्रकार की क्रियाएं हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। अब यदि अपन देखें तो यहां पर देखिए हंसाना, जगाना, भूलना और लिखवाना। तो देखिए हंस, हंस जो धातु है इसमें आना प्रत्यय लगा, आना प्रत्यय लगा, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी ये तो हमारा विकल्प नहीं है क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो जगाना, तो जग के साथ आना प्रत्यय लगा हुआ है, तो जगाना भी कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया मान ली जाएगी, परंतु ये दोनों ही किसमें जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक। अब भूलना, अब हम किसी चीज को भूल गए, ये नहीं है कि हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं, तो इसलिए ये जो विकल्प है वो सही मान लिया जाएगा क्योंकि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। इधर यदि अपन देखें तो लिख धातु के साथ वाना प्रत्यय जुड़ गया, तो वाना प्रत्यय भी हमारी शर्त में है, द्वितीय प्रेरणार्थक में मानी जाती है, तो इसलिए यहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है ये माना जाएगा। तो यहाँ पर अपना तीसरा विकल्प है वो सही उत्तर मान लिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रिया का मूल है। क्रिया का मूल क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसका अकर्मक रूप है, या धातु है, या फिर ना प्रत्यय है। ये आपका प्रश्न माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से असंगत छांटिए। ये आपका अगला प्रश्न हो गया। आपके सामने विकल्प है जो विद्यार्थी गुरुजी को देखकर कक्षाओं में चले गए। पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा विकल्प है चिड़िया आकाश में उड़ती है। अकर्मक क्रिया। तीसरा विकल्प है राधा कपड़े धो रही है। तो अकर्मक क्रिया। उसके बाद मां नौकर से चाय बनवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया।
असंगत बताना है इसमें तो और इसमें। दोनों प्रश्न ध्यान से पढ़कर और दोनों प्रश्नों का अच्छे से जवाब दीजिए। दोनों प्रश्नों का अच्छे से जवाब दीजिए। प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से क्रिया का मूल रूप क्या है, और निम्न में से क्रिया का मूल रूप देखना है, और इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न क्या बताना है, आपको असंगत छांटना है। तो इन दोनों में ही कौन सा विकल्प है वो आपका सही माना जाएगा। तो यहां पर यदि अपन देखें तो देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये अपन जानते हैं, क्लास के शुरू में ही पढ़ा था। किसी भी धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर, ना शब्दांश जोड़कर अपन क्या बना लेते हैं, क्रिया बना लेते हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु, और धातु को ना शब्दांश जोड़कर क्या बनाया जाता है, क्रिया बनाया जाता है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप धातु, और धातु से क्या बनती है, क्रिया बनती है। तो यहां पर स विकल्प सही मान लिया जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो निम्न में से असंगत छांटिए। अब असंगत में यदि अपन बात करें तो विद्यार्थी गुरुजी को देखकर सीधा का सीधा कर पड़ते हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया ये अपन जानते हैं, यानी ये तो अपना विकल्प नहीं है, अपने को गलत बताना है। तो यहां पर तो कर पड़ते हैं और पूर्वकालिक दोनों सही बात है, कोई गलती नहीं है। चिड़िया क्या उड़ती है, कोई उत्तर नहीं है, तो अकर्मक क्रिया। हाँ, कहाँ का उत्तर आकाश हो सकती है, तो इसलिए आकाश हमारा कर्म नहीं है, तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगी। फिर राधा कपड़े धो रही है, राधा क्या धो रही है, कपड़े धो रही है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का वाक्य है, न कि अकर्मक। और ये विकल्प गलत होने के कारण हमारा जो उत्तर है वो यह सही मान लिया जाएगा, यानी यहाँ पर स विकल्प सही माना जाएगा। और उसके बाद यदि अपन अगले को भी देखें तो मां नौकर से चाय बनवाती है, यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके किससे करवा रहा है, अन्य से करवा रहा है। तो अन्य से करवाने के कारण वहां पर कौन सी क्रिया मान ली जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया मान ली जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले वाक्य की तरफ। तो अगला वाक्य है या अगला प्रश्न है, वो क्या कहता है वो चीज अपन देखते हैं। अगले प्रश्न की यदि बात करें पहला प्रश्न तो ये है आपके सामने, निम्न में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो अ विकल्प तो है बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य है मैं जाता हूं। तीसरा विकल्प है कोयल उड़ती है। चौथा विकल्प है राम जयपुर जाता है। ठीक है, इन वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का वाक्य छांटना है। आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, विकल्प का चयन कीजिए, तब तक अपन एक वाक्य या एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े, यदि किसी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े तो वह कहलाती है। तो यहां पर
जो विकल्प है आपके सामने, सकर्मक, दूसरा अकर्मक, यहां पर तीसरा विकल्प है आपके सामने अनुकरणात्मक, और चौथा विकल्प आपके सामने है पूर्वकालिक। दो प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिए। एक में तो आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, और दूसरे में आपको बताना है कि जहां पर कर्ता पर फल न पड़े तो वह क्रिया क्या कहलाती है, या वहां पर कौन सी स्थिति मानी जाती है। तो दोनों का चयन कीजिए, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए अपन देखते हैं यहां पर सकर्मक क्रिया का वाक्य। सकर्मक क्रिया का वाक्य मतलब सीधी सी बात, क्या का उत्तर। ठीक है, तो बाबूलाल क्या पढ़ता है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया का वाक्य पूछा गया है, तो इसका मतलब बाबूलाल पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें जवाब आ रहा है, तो अपना विकल्प ये सही माना जाएगा। अब आगे वालों को देख लीजिए। मैं क्या चाहता हूं, कोई उत्तर नहीं है, अकर्मक। कोयल क्या उड़ती है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। राम जयपुर क्या जाता है, हाँ, राम कहाँ जाता है। यदि ऐसे प्रश्न किया जाए तब तो जयपुर उत्तर आ जाएगा, परंतु क्या का उत्तर नहीं है, इसके कारण ये भी हमारा विकल्प नहीं है। और विकल्प कौन सा सही मान लिया जाएगा, अविकल्प सही मान लिया जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूं कि यदि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो इसका मतलब वहां पर कर्म नहीं है, कर्म प्रभावी नहीं है, कर्म है ही नहीं, तो वहां पर तो कौन सी क्रिया मान ली जाती है, अकर्मक क्रिया मान ली जाती है। और यदि कहीं पर कर्ता पर फल न पड़े तो इसका मतलब फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। कर्म पर पड़ रहा है, इसका मतलब कर्म है, तो इसलिए कौन सी क्रिया मान ली जाएगी, सकर्मक। समझ में आए? यदि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है तो इसका मतलब कर्म नहीं है, तो इसलिए कर्म नहीं है, तो अकर्मक। और यदि क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ेगा तो किस पर जाएगा, कर्म पर जाएगा। तो यहां पर कर्म होने के कारण कौन सी क्रिया मान ली जाती है, सकर्मक क्रिया मान ली जाती है। और यहां पर जो विकल्प है वो अविकल्प अपना सही विकल्प मान लिया जाएगा, और ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले वाक्य की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की यदि बात करें तो प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से द्विकर्मक कर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है। पहला विकल्प आपके सामने है, मालिक नौकर को वेतन देता है, यह विकल्प आपके सामने है। दूसरा, मोहन पिताजी को पैसे देता है। तीसरा, राजा भिखारी को दान, या फिर दान की जगह धन भी आ जाए कभी, धन देता है। और अंतिम विकल्प इसका है कि मधु सीता को अपने
कपड़े देती है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको कौन सा बताना है कि द्विकर्मक नहीं है। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, वाक्यों को पढ़िए और फिर कमेंट करके इनका जवाब बताइए कि कौन सा यहां पर सही विकल्प माना जा सकता है। द्विकर्मक का पूछा जा रहा है और द्विकर्मक का पूछा जा रहा है, इसका मतलब उसमें 2 कर्म तो कम से कम होने चाहिए। ध्यान से देखिए कौन सा वाक्य हो सकता है। देखिए, यदि अपन इस प्रश्न के बारे में बात करें तो द्विकर्मक का मतलब 2 कर्म। सीधी सी बात, क्या के साथ साथ किसे या किसको का उत्तर आना चाहिए। जहां पर क्या और किसी किसको का उत्तर आएगा वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, द्विकर्मक ही मानी जाएगी। ये अपन अच्छे से जानते हैं। मालिक क्या देता है, वेतन देता है, क्या का उत्तर आ रहा है यानी 1 कर्म तो है। किसे देता है, नौकर को दे रहा है यानी किसी का भी उत्तर आ रहा है, दोनों है। तो ये तो द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो इसलिए यहां पर पूछा गया नहीं, तो ये तो अपना विकल्प नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं कि मोहन पिताजी को क्या देता है, तो पैसे, क्या का उत्तर आ रहा है, तो 1 कर्म तो है। किसे देता है, पिताजी को देता है, तो इसका भी उत्तर आ रहा है यानी दोनों कर्म है, तो ये भी अपना विकल्प नहीं हो सकता। अब राजा भिखारी को क्या देता है, दान देता है, धन देता है, तो यहां पर क्या का उत्तर आ रहा है, तो 1 कर्म तो है। किसे देता है, भिखारी को देता है, तो किसी का भी उत्तर आ रहा है, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि क्या व किसी दोनों का उत्तर आने के कारण ये भी हमारा विकल्प नहीं है। मधु सीता को क्या देती है, कपड़े देती है, यानी क्या का उत्तर तो आ रहा है, तो 1 कर्म तो आ रहा है। किसे देती है, तो सीता को देती है, यानी किसी का भी उत्तर आ रहा है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं है। तो अपन मान ले कि प्रश्न गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। सामान्यतः इसमें एक नियम काम करता है, यदि आपने क्लास अच्छे से देखी है तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होता। देखिए कि जहां पर देने में दान की भावना हो, जहां पर देने में दान की भावना हो, तो वहां पर जो दूसरा कर्म है वो कर्म न माना जाकर किस में ले लिया जाता है, संप्रदान कारक में ले लिया जाता है। और संप्रदान कारक में जाने के कारण और फिर वहां पर 1 कर्म तो संप्रदान कारक में चला गया और बचा कितना, 1 कर्म, तो इसलिए वहां पर द्विकर्मक न मानी जाकर और कौन सी बन जाती है, 1 कर्मक क्रिया मानी जाती है, 1 कर्मक क्रिया मानी जाती है। अब यदि देखिए तो मालिक नौकर को कभी दान नहीं देता, बेटा कभी बाप को दान नहीं देता। हाँ, राजा ने भिखारी को दान दिया है, तो राजा ने भिखारी को जो दान दिया है, तो ये दान और धन ये तो कर्म है, परंतु किसको दिया है, भिखारी को दिया है, तो भिखारी को दान दिया है, तो इसलिए ये है वो कर्म न माना जाकर इसको संप्रदान कारक में ले जाएंगे। तो कर्म कौन रह जाएगा, ये अकेला रह जाएगा, और ये विकल्प है वो कौन सी क्रिया का मान लिया जाएगा, 1 कर्मक का मान लिया जाएगा। और इसलिए यहाँ पर अपना जो सही वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा, राजा भिखारी को दान या धन देता है, और ये अपना सही उत्तर, सही विकल्प मान लिया जाएगा। ठीक है, बाकी के सभी है ही, बाकी के सभी वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपनों ने क्रिया से संबंधित बहुत से प्रश्न देखे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। लगभग सभी पक्षों से संबंधित यानी किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सामान्यतः अनुकरणात्मक क्रिया नहीं पढ़ते तो उससे संबंधित प्रश्न दे दिया। सामान्यतः जो ये कारक वाली बात है इससे संबंधित कोई नहीं पढ़ता, तो इसलिए इससे प्रश्न दे दिया। तो लगभग सभी प्रकार के प्रश्न अपनों ने देख लिए हैं। फिर भी यदि कहीं भी किसी भी बात से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए फिर से समस्या का समाधान किया जाएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।